मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूँ। क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने नौजवानों को मौका देता है, सामने लेकर आता है, ताकि उनकी काबिलियत जो खुदा ने उन्हें नेमतें और बरकतें दी हैं और जो टैलेंट्स उनके अंदर मौजूद हैं, उनको दुनिया के सामने लाकर रखा जाए, ताकि हमें फ़ख्र हो कि हमारी कौम में भी, हमारे लोगों में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनको खुदा ने बहुत बरकत दी है, जिनका एक अपना नाम है, जिनकी अपनी एक पहचान है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद और मतलब ही ये है कि हम मुतारफ़ करवाएं। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी एक होनहार नौजवान तालिब इल्म भी हैं और अपना कोर्स मुकम्मल करने के करीब हैं। मैं आज उनका तारफ़ करवाना चाहता हूं और वो हैं शमा मुनीर। शमा, हम आपको क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। शमा, हमें खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं आज इस प्लेटफॉर्म में। अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत को कहते हैं कि जो लोगों को डाइट के बारे में उनको गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी डाइट उनके लिए अच्छी है, अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ पैटर्न उनको डाइट बता रहे होते हैं। ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। एक न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मुझे समझ लगी है, ये माहिर ग़िज़ा है कि इंसान को क्या खाना चाहिए एक अच्छी सेहत के लिए। जी। कहाँ से आपने ये कोर्स किया है? ये मैंने गुलाब देवी हॉस्पिटल से। और ये कितने साल का है? 4 इयर्स। इसके बाद आपके पास कौन सी फील्ड खुली है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में भी अब तो वैकेंसीज़ हैं, DHQ में भी, और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैकेंसीज़ होती हैं न्यूट्रिशनिस्ट की। इसके अलावा जितने भी फूड प्रोडक्ट्स या डेयरीज़ हैं उनमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एक पर्सन काम कर सकता है। और जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एबट है, नेस्ले है, इन कंपनीज़ में भी न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया जाता है। ये आजकल तो वैसे भी बहुत सारा खाना जो है वो टिन फूड आ गया है, डिब्बों में बंद है, फ्रूट डिब्बों में बंद हैं, खाने की सारी चीज़ें। अब ये जो कंपनियां हैं इसमें आपके जॉब चांसेस क्या हैं? देखिए, वो एक हम अगर लेबल पढ़ें तो उसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर प्रॉपर कैलोरीज काउंट की होती है। तो देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम एक प्रॉपर चीज़ को ले रहे हैं। सही। तो ये सारे वहाँ पे भी न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी उसको देख रहे होते हैं कि कौन सी फूड है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं और एक पर्सन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशनिस्ट ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इन डिफरेंट कंपनीज में भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। शमा, आपने ये कोर्स जो है खुद चुना है या किसी ने मशवरा दिया? मशवरा भी दिया था लोगों ने। एक मैंने MBBS डॉक्टर से गाइडलाइन ली थी इसकी, और मेरे एक रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी बताया था। और ये एक बहुत इमर्जिंग न्यू फील्ड है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में तो बहुत से लोग कंसर्न हैं कि वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और अपना डाइट प्लान प्रॉपर करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लोग करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि बहुत कम लोग थे जो इस फील्ड को जानते थे। लेकिन अब जो है कि अब तो बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं और अपने डाइट को फॉलो करते हैं प्रॉपर। तो पहले तो मुझे भी नहीं इस चीज़ का पता था, लेकिन एक डॉक्टर की हदायत से मुझे भी पता चला कि ये न्यूट्रिशनिस्ट होते क्या हैं। ठीक है। और हमारी लाइफ में इनका क्या रोल होता है, कि ये किस तरह हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और किस तरह डिफरेंट कंपनीज़ में ये काम कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बताया था। ये देखिए, आमतौर पर एक अंडरस्टैंडिंग है मुआशरे में कि जो बीमार हो गया ना, उसको पता होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन आप जो बता रहे हैं, इसका मतलब क्या ये समझो कि सेहतमंद लोग जो हैं उनको भी अपनी खुराक का पता होना चाहिए, खानों का पता होना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर एक सेहतमंद बंदा ही अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करना शुरू हो जाए, कि वो गुड फूड की तरफ जाए और जो बैड फूड यानी को हम जंक फूड कहते हैं, फास्ट फूड कहते हैं, अगर उनसे परहेज़ कर ले तो वो बीमारी की तरफ जाएगा ही नहीं।
तो एक सबसे पहले तो हेल्दी पर्सन को चाहिए कि वो अपनी डाइट को जो है ना वो नॉर्मल रखे, बैलेंस डाइट की तरफ, जैसे मतवाजन ग़िज़ा वो लेना शुरू कर दे, तो वो डायबिटीज़ या शुगर की तरफ और बीपी जिनका शूट कर जाता है, लो रहता है, तो वो उन चीज़ों की तरफ जाएंगे नहीं अगर हमारी मतवाजन ग़िज़ा होगी। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें। जैसे मैंने कहा कि पहले सिर्फ बीमार लोग जो थे ना वही पूछते थे क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए। जी। आप क्या सोचते हैं कि फैमिलीज़ में जो मुख्तलिफ लोग हैं ख़ानदानों में, उनको किस किस्म की खुराक है जो अपनी फैमिली में अपने घरों में लेनी चाहिए ताकि ख़ानदान जो है ना एक मुतवाज़न ग़िज़ा अपने बच्चों को दे सके? देखिए, एक फैमिलीज़ में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हर एज ग्रुप हमारी फैमिली में पाया जाता है और हर एज ग्रुप की डिफरेंट नीड होती है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग माँ बाप तक, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है हम बड़ा एक अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न होते हैं और इकट्ठे रहते हैं। सही। तो उसमें देखिए कि हर एज ग्रुप के पर्सन होता है हमारी फैमिली में, तो हर बंदे को चाहिए कि उसको एक नीड्स जो है ना उसकी कैलोरीज की वो डिफरेंट होती है। सही। एक बुजुर्ग की जो है वो खाने की मिकदार उसने कितनी लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है वो डिफरेंट है, एक बच्चे की डिफरेंट है, टीन एजर्स की डिफरेंट है और जो एडल्ट्स हैं उनकी डिफरेंट होती है। तो अगर सब एक डाइट को एक पैटर्न को फॉलो किया जाए तो मेरे हिसाब से कि एक बंदा हेल्दी लाइफ बसर कर सकता है, उसमें बच्चा भी है और उसमें बूढ़ा भी और एक नौजवान भी है। और क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनमें अक्सर जो है बीपी का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है और बच्चों ने ग्रोथ करनी होती है, उनके लिए एक अलग डाइट है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को हमें मीट की और हर तरह की फूड देनी है क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करनी है प्रॉपर। बच्चों को तो गोश्त की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं एज आफ्टर 40 कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो हम बड़ों को क्या है कि रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, जो बड़े मुझे नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, कम खाना चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट डाइट पैटर्न्स होते हैं जो कि हर एज ग्रुप के लिए अलग होते हैं, लेकिन बहुत सी फैमिली में बैड लग है कि वो एक ही चीज को फॉलो किए जा रहे हैं, एक किस्म का खाना खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या बड़े का कोलेस्ट्रॉल या शुगर हाई हो जाती है। हमारे आम जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, खुदा का शुक्र है आप तो खुदा की बरकत से सब अच्छा ही खाना खाते हैं, लेकिन अब आमतौर पे देखा गया है कि सब्जियां हैं या दालें हैं, क्या ये ग़िज़ाइयत को पूरा कर जाती हैं? अगर कोई हर रोज़ नहीं गोश्त अफोर्ड कर सकता है, चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता या दूसरा गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो सब्जियां और दालें जो आम हमारी खुराक है, क्या इसमें इतनी ताकत है कि बच्चों को पूरी तरह नरिशमेंट दे सकें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दौर ऐसा था कि जिसमें गरीब बंदा सिर्फ दाल खा सकता था, गोश्त नहीं खा सकता। सही। तो जब वहाँ तब के भी लोग क्या करते थे कि जब दाल खाते थे तो उनकी जो प्रोटीन की जो है और विटामिन्स जो हैं वो कंप्लीट होते थे। और एज कम्पेयर टू एक रिच पर्सन के वो जो गरीब बंदा था वो भी ताकतवर होता था। सही। तो इसी तरह अगर हम देखें तो दालें जो है हमारी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। ठीक है। और जो सब्जियां हैं वो हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर देती हैं। सही। सो अगर एक पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि वो अफोर्ड कर पा रहा, तो वो अगर दाल और सब्जी का एक मतवाजन तौर से इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आजकल नौजवान जो है ना वो बर्गर, जंक फूड जिसको कहते हैं, और ढेरों चीज़ें अवेलेबल हैं, वो खाना चाहता है। क्या नुकसानात हैं इसके? इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना जंक फूड का वो ये है कि हम ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ जाना शुरू होते हैं। और जब मोटापा आता है ना तो इससे बहुत सी और बीमारियां पैदा होती है, जिसमें सबसे पहले जो है ना वो शुगर आती है, डायबिटीज, और फिर कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और फिर इंसान हार्ट पेशेंट हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना जंक फूड का ये है। उसके अलावा ये बीपी शूट हो जाता है इंसान का, ब्लड प्रेशर। देखें पहले लोगों में इतना नहीं होता था कि उनका बीपी हाई रहता था या शुगर थी। अगर हम 20 साल पहले 25 साल पहले लोगों को देखें तो उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि तब की तरह बीमारियां भी आम है। तो देखें अगर ये इन चीज़ों का अवॉइड करके हम जो नॉर्मल खाना है जो हमारे घरों में पकता है, दाल है, सब्जी है, गोश्त है, जो नॉर्मल ग़िज़ा होती है, तो फिर इंसान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, ना वो मोटापे की तरफ जाएगा, और जब मोटापे की तरफ नहीं जाएगा तो फिर ये चीज़ें भी उनके अंदर नहीं आएंगी। एज अ यूथ, एज अ नौजवान, आपकी ड्रीम्स क्या है अपनी ज़िंदगी की? एक तो ड्रीम यही था जो मैंने अचीव कर लिया है। ठीक है। कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट या मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है। तो शायद मेरे जीन्स में या मेरे डीएनए में ये था कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना था, तो खुदा किसी तरीके से मुझे यहाँ पे ले आया। तो बाकी एम था मेरा कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, नाम मैं अपना कमाना चाहती, ताकि मैं अपने ऑन पे कुछ करूँ कि मेरा नाम हो, मैं अपनी फैमिली
के तौर पे भी तो जानी जाती है, लेकिन हर इंसान का एक होता है कि वो अपने नाम से जाना अपनी चाहे, पहचान अपनी पहचान बनाए। ये आप समझते हैं कि सब पूरा हो गया या आगे भी कुछ ड्रीम्स हैं? नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट है ये, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी। सो आगे क्या है? आगे मैं चाहूँगी कि अगर तो मैं एमफिल करूँ, स्पेशलाइजेशन में इसमें करना चाह रही हूँ, और एक और ऑप्शन है CSS भी करना। ठीक है। तो ये ड्रीम्स हैं, अब देखें खुदावंद के फजल से क्या होता है। मैंने इसलिए एक सवाल किया क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, एक ड्रीम रखते हैं, जब उसको हासिल कर लिया तो कहते हैं जी बस, फिर हम उसी पर बैठ जाते हैं, कि जबकि ये दुनिया जो है हर रोज़ हर चीज़ बदल रही है। ठीक है, नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि भाई अगर एक मंजिल आपने हासिल कर ली है तो इसको फाइनल ना समझे, इससे आगे चलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम क्या सोचते हैं कि अब ये मेरा गोल था, ये मेरा एम था, मैंने अचीव कर लिया, हम वहीं पे बैठ जाते हैं वो सोच के बस हमने अब कर लिया। लेकिन देखें, वो कहते हैं मंजिलें आसमां और भी हैं, शायर कहता है, तो हमें वहाँ पे रुक नहीं जाना चाहिए। और जब हम नए रोज़ कुछ नया सीखने को हमें मिलता है, लाइफ एक ऐसा है कि हमें डेली कोई ना कोई लेसन दे रही होती है, तो अगर हम डेली कोई ना कोई एक नई खोज में चलते हैं ना, तो हम बहुत कामयाब होंगे। कभी भी रुकना नहीं है इंसान को, वो किसी भी एज में चला जाए, वो कभी भी उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि डेली हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो हमें अपने गोल्स और प्लान्स तो बनाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जब अचीव कर लिया तो वहाँ पर रुक जाएं, हमें आगे भी बढ़ना। अब देखिए, मुझे बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी फर्दर, ठीक है, लेकिन क्या है कि अब आगे मुझे चाहिए कि मैं स्पेशलाइजेशन करूँ, ताकि मेरा मकाम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाए, आप आगे बढ़ सकती है। अगर मैं बैचलर्स ही करके बैठ जाती हूँ तो एक महदूद है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं स्पेशलाइजेशन करती हूँ तो वो आगे मेरे लिए डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो ओपन होती चली जाएंगी। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें मूव करते रहना, क्योंकि देखिए ज़मीन भी और दुनिया भी चल रही है, मुसलसल घूम रही है। आपको अपने ऊपर कितना बिलीफ है अपने आप में, और कितना भरोसा है कि आई कैन डू इट? 100% है जी, मैं कर पाऊंगी। देखिए, अगर खुदा हमें यहाँ पे ले आया ना, तो वो हमें आगे भी लेके जा सकता है। तो खुदावन की मदद चाहिए बस, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई हॉबीज हैं आपकी? जी, क्या? सिंगिंग है आपकी हॉबी? कुछ किया है, कभी गाते हैं, क्या है, जरा थोड़ा बयान करें। चर्च में हम क्वायर के साथ मिलकर और बाकी फ्रेंड्स के साथ मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर आना जाना अच्छा लगता है, दूसरे लोगों के साथ मिलना, और इस तरह एक ये कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और लोगों को जानने का मौका मिलता है। आपने बड़ा अच्छा एक कहा अभी थोड़ी देर पहले कि खुदा हमें यहाँ तक लेके आता है। सो हमारा ईमान खुदावंद पर है, मसीह की ज़ात में हमें पूरा ईमान और यकीन है। आपकी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत क्या है, और कितनी दुआ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? दुआ जो है ना, वो हर बंदे के लिए अहम होनी चाहिए, और मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दुआ और कलाम, और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के साथ लिंक्ड हूँ। एक बेस्ट कम्युनिकेशन, जो बेस्ट राब्ता है हमारा खुदा के साथ, वो दुआ है, और थ्रू बाइबल हम खुदा की बातों को सीखते हैं। जब मैंने मैट्रिक और FSC की थी तो मैं भी डिप्रेस थी कि शायद मैं ना कर पाऊँ आगे, मेडिकल फील्ड में जाना मेरे लिए भी प्रॉब्लम था। बहुत से सर्कमस्टांसिस होते हैं एक फैमिलीज़ में। सो एक आयत जो है मेरी लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बाइबल्स की। ज़बूर 37 में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वह तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो एक मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि बेस्ट कम्युनिकेशन है कि हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को अपनी बातें बता रहे होते हैं, और जब हम कलाम सुनते हैं तो खुदा हमें अपनी बातें बता रहे होते हैं। ठीक है। सो जब मैंने ये आयत पिक की तब शायद मैं टीनेजर थी, इतना समझ भी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जब खुदा ने कहा है कि मेरे साथ मसरूर रह तो मैं तेरी दिल की मुरादें पूरी करूँगा, तो मैंने कहा देखें खुदावन तो हमारे अजीम है, तो वो तो जो काम कहते हैं वो हो जाता है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मेडिकल में ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे खुदा ने वादा किया है मेरे साथ कि तेरी दिल की मुरादें मैं पूरी करूँगा। और ये मेरा एक डिज़ायर था, मेरी एम था कि मैं मेडिकल में जाऊँगी और डॉक्टर ही बनूँगी, और मेरे पेरेंट्स का भी ये एक ड्रीम था मेरे लिए कि मैं डॉक्टर बनूँ। आपके पेरेंट्स का कितना हिस्सा है आपको इनकरेज करने में, ये जो आपने ये डिग्री हासिल की है? अगर तो मैं कहूँ ना कि मेरी एफर्ट तो वो 50% है, और मेरे पेरेंट्स की 100% है मेरी। तो 50-50 कर लें, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी मैं कमज़ोर पड़ गई ना कि शायद मैं ना कर पाऊँ, तो वहाँ पे मेरी मामा ने मुझे सपोर्ट किया
कि नहीं तुम कर सकती हो। और मेरे पापा भी मेरे साथ रहे और जहाँ भी जाना मैं अपने फादर के साथ ही जाती थी। इवन कि वो मुझे बड़ी खुशी से कहते थे कि यहाँ पे कभी मैं अंदर एंटर नहीं हुआ और तुम्हारी वजह से मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। तो मामा पापा जब मैं पढ़ती थी FSC और जब पेपर्स देने, तो जब मैं पढ़ रही होती थी तो मेरी मामा भी मेरे साथ जाग रही होती थी। अक्सर उन्होंने कहना चलो अब बस करो, सो जाओ अब टाइम, मैं भी सोना लाइट्स ऑफ कर दो ये सब। तो देखिए उनकी भी एफर्ट मेरे साथ उतनी ही थी जितना मेरे में। ये ज़िंदगी का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। आपको कभी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस, कोई मुश्किलात आई हैं कि मेरी ज़िंदगी में या मेरी पढ़ाई के दौरान या बचपन में या ज़िंदगी के किसी हिस्से में कभी कुछ चैलेंजेस आए हैं? हमारी पूरी फैमिली की लाइफ जो है ना फुल ऑफ चैलेंजेस है। फुल ऑफ चैलेंजेस हैं। बहुत से सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आए हैं, फाइनेंशियल्स भी आए हैं, ठीक है, और बहुत से वैसे बैरियर्स भी आए हैं जो कि स्टडीज़ के दौरान, वो हम किसी को भी कह सकते हैं कि वो लोग कुछ लोग थे जिन्होंने मना करने की भी कोशिश की कि बस ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि बस बेटियों को इतना बहुत है, बाइबल पढ़नी आनी चाहिए और चर्च जा रोटी पकानी आनी चाहिए, बस ठीक है। लेकिन ना मेरे पापा का भी ड्रीम था कि नहीं इसको बस ये रोटियां ही नहीं पकाएगी यहाँ। और मुझे भी था कि बस मैं भी देख रही थी अपनी फैमिली में सबको कि जैसे जैसे मेरी कज़न्स बड़ी होती हैं बस रोटी पकाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, मैं नहीं करना चाहती थी वो सारा कुछ। इवन के सीखती हूँ, मामा भी सिखाती हैं अभी। अच्छी बात है, आप उससे कुछ ज्यादा करना मैं नहीं चाहती थी कि जो वो कर रही है वो बुरा नहीं है। नहीं, वो बुरा नहीं है, वो काम करने, लेकिन आप उससे कुछ ज्यादा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूं अपनी लाइफ में। और कभी भी मामा पापा ने भी नहीं कहा कि बस आप किचन में चले जाओ या घर के काम करो, बस वो चाहते थे कि हम पढ़ें। तो बहुत से प्रॉब्लम्स थे कि लोगों की बातें भी सुनने को मिली कि नहीं कर सकते। और मैं आपसे बात बताना चाहूँगी कि जब मैंने मेरा एडमिशन अभी वो दिए डिफरेंट जगह पे पेपर, तो अभी ना लिस्ट नहीं लगी सही, और ना मुझे लग रहा था कि शायद मेरा नाम नहीं आएगा, मैं नहीं बन पाऊँगी। तो एक बंदे ने कहा कि नहीं भी सी बस नर्स बन सकने। ओके। तो मेरे पापा ना शुरू से कहते थे कि मेरी ना डॉक्टर है बेटी है, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा उन बस हो गया डॉक्टर दा ख्वाब पूरा। मुझे बहुत ये हर्ट हुई बात कि क्यों ये बंदा हमें डिस्करेज कर रहा है। इवन कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई फैमिली में बढ़ रहा है आगे तो उसको कि बेटा आप कर सकते हो। सही। और काफी सीनियर बंदे उन्होंने कहा कि तुसी बस नर्स जो गई सो, हाँ, तेरे बेदा ख्वाब पूरा हो गया डॉक्टर बनने। ओके। सेम वर्डिंग उनकी ये थी। मैं कहा अच्छा चलें, मैं काफ़ी परेशान हुई और मैंने कहा खुदावंद नहीं, अब मैंने डॉक्टर ही बनना है और मैंने लोगों को बताना है कि मैंने अपने पापा का ख्वाब पूरा किया। और देखें उसके चंद दिन बाद ही मेरा लिस्ट लगी और मेरा नाम आ गया। सो ये पापा का ख्वाब है कि ये आपका है? मेरे पापा का भी, और वो ही कहते होते थे, बाद में मेरे ही भी अंदर ये डेवलप होना शुरू हो गया कि नहीं मैंने भी बनना। सो ये दोनों का फिर पापा ने ख्वाब देखा, फिर आपने उसको अपना लिया। सही। आप ना हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं जिनको अक्सर ये चैलेंजेस घर में आते हैं, जो आपको आए घर में या बरादरी में कि जी बेटी है बस रोटी पकानी सीख लिए काफ़ी है, आप उनको अभी क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपको अगर कुछ बनना है ना तो आप सबसे पहले तो हमारी फैमिली को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ये पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी में भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि हर बच्चा भी नहीं कर पाता और हर बच्चा ऐसा भी नहीं कि वो ना कर पाए। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, अपने बच्चों को देखें कि उनका एम क्या है, उनका टैलेंट किस चीज़ की तरफ है, तो उनको सपोर्ट करें। और अब लड़कियों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को इतने एतमाद में लें कि वो आपके ऊपर अपना पैसा भी खर्च करे, अपना टाइम भी खर्च करे। अब इतना को अपने ऊपर तबार हो कि वो आपके ऊपर अपना टाइम, मनी, हर चीज़ वो स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाए। तो अपने जो है एम को पहले सेट करें, बाद में सबको इस एतमाद में लेकर आएँ कि मेरा ये एम है और मैं इसको अचीव कर सकती हूँ। अगर हम लोगों को पहले तो ये एतबार ही नहीं अगर हमारे ऊपर होगा ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी लाइफ को सेट रखें और एक ट्रैक पे चलें। जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारी लाइफ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने एम्स रखें, गोल रखें, ब्रॉड विजन रखें और क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। ये नहीं कि आपको कहीं ना कहीं धुंधलापन नजर आए कि नहीं मैं कर पाऊंगी। लोगों की बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने उन सारे बैरियर्स को क्या है काटते हुए आगे चले जाना है। और खुदावंद हमारा मददगार है तो हमें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना हो। ये बात है। 23 ज़बूर की ये पहली आयत है। हमारे अक्सर नौजवान हैं जी, कभी मुश्किल आती है, कभी कोई नाकामी भी आ जाती है, फेल भी हो जाते हैं और फिर
कभी इतनी मुश्किल भी आ जाती है तो वो बैठ जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो हम बॉयज़ की तरफ जाएं तो बॉयज़ के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बॉयज़ ही क्या करते हैं कि वो ट्रैक से हट जाते हैं, बहुत से गलत रास्तों को अपना लेते हैं। लेकिन अगर देखें, वो तो घर पे भी अब लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बाहर जाएं और अपनी जॉब करें और साथ कोई अपनी एडमिशन के लिए पैसे भी जमा करें, लेकिन बॉयज़ के लिए ज़्यादा मौके होते हैं कि वो बाहर जाकर ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं जिससे वो अपनी पैसा इकट्ठा करें और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो डजेंट मैटर, खुदावंद ने आपको चांसेस दिए हुए हैं। हमारे यहाँ पे देखें, एजुकेशन सिस्टम में भी तो हमें चांसेस मिलते हैं, तो देखें हमें बैठ नहीं जाना, हमें कोशिश करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि फेलियर्स भी आपको सिखा रहे होते हैं कि कहीं पे आपकी गलती थी, तो हमें फेलियर्स को लेकर, अपनी नाकामी को लेकर एक जगह पे बैठ नहीं जाना, बल्कि क्या, हमने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। और जब हम कोशिश करते चले जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी लाइफ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। कभी आपने ट्यूशन पढ़ाई और कैसा लगा? नहीं, मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाई है। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी सपोर्ट खुद भी, कोई मीन्स, कोई तरीके, कोई सोर्सेस, कोई वसाइल ढूंढे हों, या सारा माँ बाप पे डाला हुआ था? एक्चुअली फादर, मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी नैरो माइंडेड है। ओके। उन्होंने कभी भी हमें ना बाहर भी नहीं निकलने दिया था। तो मैं फर्स्ट लड़की हूँ अपनी फैमिली में जिसने मैट्रिक किया था और जो यहाँ तक पहुँची है। वो खुद ही सपोर्ट करते थे। फिर वो रोटियों वाली फैमिली होगी ना? जी, वही थी फैमिली। ठीक है। हाँ। और तो इसलिए उन्होंने कभी निकलने भी नहीं दिया बाहर, और कहते थे ठीक है, तुम लोगों को मिल रहा है ना घर पे। मेरे पापा थोड़े अलग है उन सबसे। ओके। तो उन्होंने वैसे मुझे मना नहीं किया, लेकिन कभी इस तरह का चांस भी नहीं आया कि मैं खुद करूँ कुछ। शमा, ऐसे भी होता है कि कभी कभी नौजवानों में बहुत टैलेंट होता है और नौजवानों के ख्वाब भी होते हैं और एक अंदर एक डिज़ायर भी होती है, एक पैशन भी होता है, लेकिन कभी कभी माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो करवा सके। आपके ख्याल में यहाँ पाकिस्तान में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, चाचे, बाबे, ताए वगैरह वगैरह, आप समझते हैं कि कई दफ़ा हमारे इन रिश्तेदारों का भी कोई रोल होता है? देखिए, ये फैमिली जो है ना, रिश्तेदार जो है, हम वैसे तो कहते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, हमारा खून का रिश्ता है, हम मुसीबत में एक दूसरे के साथ हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने में भी एक साथ रहें। सही। यहाँ पे जो पाकिस्तान में है कि कुछ लोग मीडियोकर्स हैं, मीडियोकर्स तो हम सब भी हैं, लेकिन कुछ के पास ज़्यादा पैसा होता है, कुछ के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा बरकते हैं। जी, खुदावंद की ब्लेसिंग्स है ना, जिसके के पास ज़्यादा पैसा है, तो उनको चाहिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई गरीब है लेकिन उसका बच्चा इस काबिल है कि वो पढ़ सकता है, तो उसको सपोर्ट करें, उसको आप काउंसलिंग भी करें, उसको समझाएं भी और उसको फाइनेंशियल तौर पर उसको रुपया पैसा भी दें ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन जहाँ पे हमारी फैमिली हमें बातें करके पीछे लाने की कोशिश कर रही थी, तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम उसको अच्छी बातें बताकर पैसे से थोड़ा सपोर्ट करके इसको आगे भी तो लेके आ सकते हैं ना। अब देखिए, डिफरेंट एनजीओज़ भी हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। तो अब जैसे आपने पहले बात की कि बच्चे बैठ जाते हैं एक जगह पे, तो देखें, बैठे नहीं, आपने एक बात बताई थी कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो खुदावन ने जैसे थ्योरी दी हमें, तो देखें, डिफरेंट आप अपने हाथ पांव मारें, लोगों तक पहुँचें कि मैं इस काबिल हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो बहुत से लोग आपको सपोर्ट करने के लिए भी बैठे होते हैं। तो जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए भी ये मैसेज, अब जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के उस हर फर्द को, जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आप हर बंदे को पता चलता है कि किसके अंदर कौन सा टैलेंट है, खुदावंद इतना हमें शाउट दिया होता है, तो हमें चाहिए कि कुछ पैसा अपना उसके ऊपर खर्च करें। और इतनी, मेरे हिसाब से, कि अगर हम गवर्नमेंट में भी किसी का एडमिशन करवा देते हैं तो कोई इतना खर्च नहीं होता उस बच्चे पे। मंथली अगर 6,000 3,000 इतनी फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सही। तो एक बंदा अगर साल का इतना पे कर रहा है तो कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है, अगर किसी के पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो कर सकता है। तो हमें चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रिश्तेदार ही, हमारी दूसरी कम्युनिटी भी है, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो उनको चाहिए कि वो गरीब लोगों की मदद करें। कभी आपको ये मौका मिले, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुँच जाएँ, आप क्या दूसरों के लिए करेंगे? मैं तो सबसे पहले एजुकेशन पे करूँगी कि लोग पढ़ जाएं। मैं बहुत कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेके कि पढ़ाई होनी चाहिए हमारी लाइफ में, और विदाउट स्टडीज़ जो है ना, कि हमारी लाइफ अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत अच्छी क्या तब होती है जब हमारे पास कोई अच्छी डिग्री होगी, हमारी अच्छी पोस्ट होगी, तो तब हमारी लाइफ एक डिफरेंट होगी।
दूसरे मुकाबले में, नहीं तो हम भी नॉर्मल लोगों की तरह। मेरा आखिरी सवाल होगा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, कितना अहम है कि आज के मुआशरे में एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मसीही बने पाकिस्तान में? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें अपनी कम्युनिटी को शो करवाना है। हम बुरे तरीके से अपनी कम्युनिटी को शो करवाने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन हमें गुड वे में अच्छे तरीके से अपने लोगों को शो करवाना है कि वी आर क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियन जो हैं हम पुरअमन लोग हैं, और हमारे पास भी एक टैलेंट है, हमारे पास हम एक पैशन के साथ जब काम करेंगे तो लोग हमें जानेंगे। हम एक बुरी नज़र से देखा जा रहा है हमें पाकिस्तान में, लेकिन हमें चाहिए अब जो यूथ है हमारी, उनको चाहिए कि अब आगे बढ़े, निकले वो बाहर के, हम हमारे अंदर भी टैलेंट है, हम भी एक अच्छी कौम है और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अंदर शाऊर है, हमारे पास भी एक एम है, हमारे पास गोल हैं जिनको हमने अचीव करना है, और तभी हम अपने एक इस माशरे में जो है ना एक अच्छा मुकाम बना पाएंगे। नहीं तो हम जो इतनी सदियों से पाकिस्तान बने 70-72 साल हो गए हैं, तो एक कोई मैं नहीं देखती कि हमारा कोई इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, जिस मुकाम पे हमें होना चाहिए था वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम सबसे बढ़कर जो है ना, अगर हमने उस मुकाम को हासिल करना है तो उसके लिए हमारे यंग जनरेशन जो है ना, जो ये यूथ है हमारी, उनको चाहिए कि आगे बढ़ें, क्योंकि वही हैं जो हमारी कौम को कोई नाम दिला सकते हैं। अदरवाइज बुजुर्ग भी हैं, उनको चाहिए हमें सपोर्ट करें, और बच्चों को चाहिए कि वो एक नाम कमाएं। शमा, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारे क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने खूबसूरत बातें की हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे नौजवानों के लिए एक मशले राह भी साबित होंगी और मोटिवेशन भी बनेगी। अगर आप कर सकते हैं तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं सिर्फ आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारी मसीही कौम, हमारे मसीही नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, खुदा ने बहुत सारी बरकत दी हैं, और अब तो कई दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे मौके भी खुदा फराहम करता है, लेकिन कहीं हमारे नौजवानों को हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, बीज बोना है, क्योंकि जो बीज बोएगा वही फसल काटेगा। अच्छा बीज बोएं, बीज बोएं अपने वक्त के साथ, बीज बोएं अपने टैलेंट के साथ, तो एक दिन जो ख्वाब आपने देखे हैं उनकी ताबीर ज़रूर होगी। ख्वाब देखना आपका हक है, लेकिन ताबीर करना भी आपकी मेहनत और आपकी कोशिश और खुदा की बरकत के साथ होगा। गॉड ब्लेस यू।